नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप सबों का स्वागत है। रोजाना की तरह आज फिर मयंक हमारे साथ होंगे दिल्ली से, और मयंक जी से हम समझना चाहेंगे कि बिहार में जो पॉलिटिक्स चल रहा है, उस पॉलिटिक्स में पीके जो तीसरा ध्रुव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई में बिहार उस दिशा में बढ़ रहा है? क्या भ्रष्टाचार को लेकर जो चौतरफा उनका आक्रमण है, फिर हर दिन किसी न किसी कॉन्फ्रेंसिस में जाकर वो सभा कर रहे हैं, अशोक चौधरी पर निशाना, बीजेपी के अंदर का विद्रोह, हजारों करोड़ रुपए का कह सकते हैं कि खजाना खाली करने के बावजूद भी रोजाना कुछ न कुछ नई चीजें सरकार को लानी पड़ रही है। ये सब क्या है? क्या दिखा रहा है बिहार की राजनीति में? क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या होगा बिहार की राजनीति में? सीधे चलते हैं दिल्ली। स्वागत है, नमस्कार जी। नमस्ते संतोष जी। क्या ये जो अभी पॉलिटिकल स्थिति चल रही है बिहार में, चिराग अलग चल रहे हैं, एनडीए के गठबंधन के किसी भी कार्यक्रम में चिराग सीधे तौर पर शामिल नहीं हुए, जबकि तमाम बड़े नेता एनडीए के एक साथ एक मंच पर प्रदेश अध्यक्ष, मतलब पता नहीं चिराग अपने आप को ललन सिंह से भी ऊपर समझते हैं। एक वो ईगो प्रॉब्लम, अशोक चौधरी, पीके, भ्रष्टाचार को लेकर पीके का हमला, ये सब हो क्या रहा है बिहार में? किस दिशा में जा रही है बिहार की राजनीति? देखिए संतोष जी, 4-5 चीजें हैं अगर उसको परिप्रेक्ष्य में रखा जाए तो। 2020 के विधानसभा चुनाव से शुरू करते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 128 के करीब लोग विधानसभा की सीटें मिलती हैं। यही रहता है, कुछ इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं और एनडीए को 125 के करीब सीटें मिलती हैं। राष्ट्रीय जनता दल को 110 सीटें मिलती हैं। तो है ये कि वहां से चीजें शुरू होती हैं। वहां से चीजें शुरू होती हैं कि एक चुनाव जो क्लोज चुनाव हो गया था बहुत। 2020 में चुनाव 10 सीटों 12 सीटों का फर्क था। अगर एआईएमआईएम की सीटें जोड़ दे तो 7 से 8 सीटें इधर से उधर होती, खेल हो चुका होता। तो ये था, तो ये बड़ा क्लियर था कि बिहार में ये जो बार बार बात कही जाती थी कि महागठबंधन 32% पे रुका है और एनडीए के पास बाकी 68% जो वोट है वो एनडीए का है, वो मिथ टूट गया। वो टूट गया। ये लगा कि भाई अगर एक सेक्शन भी अगर टूटता है एनडीए का जो वोटर रहा है तो एनडीए की सरकार जा सकती है। ये बड़ा स्पष्ट हो गया। ये चिराग पासवान ने करके दिखा दिया। वो 130-140 सीटें लड़े, उस पर उन्होंने करके दिखा दिया। क्योंकि हुआ ये है संतोष जी कि पिछले खास तौर पे 20 साल में कहें, अब 20 साल हो गया है, और इससे पहले अगर 15 साल को जोड़ दें तो बिहार में 2 चीजें हुई हैं। एक चीज ये हुई है कि लोग सिर्फ या तो लालू यादव को देख रहे हैं या उनको एक राजनीतिक प्लेयर के तौर पे देखे हैं। दूसरा, नीतीश कुमार और एनडीए को देखे हैं। जो विकल्प की राजनीति है वो बिहार में नहीं हुई। एक चीज ये है। और दोनों लोग अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो यह स्पष्ट हो जा रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि भाई कोई बहुत फर्क नहीं है दोनों में। जो 90 से 2005 की हालत थी उसके मुकाबले कोई बहुत फर्क नहीं है 2015 के बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार चली है उसमें। ये एक ग्राउंड पे मैसेज बहुत तरीके से कम्युनिकेट हो गया है। जिस तरीके से अधिकारियों के यहाँ छापेमारी हो रही है, वीडियो के यहाँ, सीओ के यहाँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ, पथ निर्माण विभाग के लोगों के इंजीनियर्स के यहाँ, और लाखों करोड़ों रुपए के दस्तावेज मिल रहे हैं। तो ये जो था ना कि नो टॉलरेंस ऑन करप्शन, नीतीश कुमार का जो एक था ना कि क्राइम और करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो वो जो है वो ढह गया है। ये बड़ा स्पष्ट है। वो उनके हेल्थ की वजह से हो,
पार्टी में उनके कंट्रोल नहीं होने की वजह से हो, जिस वजह से हो, लेकिन वो ढह गया है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि बिहार में खास तौर पे पिछले 20 साल के अंदर 2005 के बाद एक क्लास इमर्ज किया है, जिसने जो देश भर में जो इकोनॉमिक बूम आया पिछले 30-35 साल में, उसका उसको बेनिफिट मिला। वो गुजरात जाके ढंग से कमा रहा है, सिर्फ मजदूरी करने नहीं बिहार का आदमी जाता है गुजरात। ऐसे भी लोग हैं जो व्यापार करने जाते हैं वहां, वो मान लीजिए फैक्ट्री में मजदूर को ही सप्लाई कर रहे हैं, एक छोटी मोटी अपनी फैक्ट्री ही खोल ली है गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, दक्षिण में। एक ऐसा वर्ग बिहार में इमर्ज किया है पिछले 20-25 साल में, जो बिहार का आदमी है। दूसरा ये है कि बिहार में जिस तरीके से पिछले 20-25 साल में ग्रोथ हुआ है, उससे बिहार में भी एक वर्ग, संतोष जी आपने भी रियलाइज किया होगा, आया है जो अब ठीक ठाक कमाया है। सरकार की नीतियों की वजह से कहिए, या जो तमाम जो पुलियाएं बनी है उसकी वजह से कहिए, या अलग अलग चीजों की वजह से कहिए, बिहार में एक वर्ग है जिसने अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई है आर्थिक मोर्चे। अब ये जो दोनों वर्ग है, चाहे बाहर में जो व्यापारी वर्ग बिहार का हो जो किसी न किसी तौर पे कारोबारी बन चुका है, या बिहार का जो कारोबारी वर्ग है, वो उस वर्ग को ना बीजेपी, एनडीए, जेडीयू में जगह मिल पा रही है, ना आरजेडी कांग्रेस में जगह मिल पा रही है। क्योंकि जो लोग बैठे हैं वो 35 साल से बैठे हैं, 30 साल से बैठे हैं। अब आप देखिए ना, जो भी लोग चाहे नीतीश जी के साथ हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे आरजेडी में हो, कांग्रेस में हो, ये वो लोग हैं जो 30-30, 40-40 साल से राजनीति कर रहे हैं। तो हर विधानसभा सीट पे लोगों को मौका मिल नहीं रहा है, तो उसको एक विकल्प चाहिए जहां वो अगर पैसा कमाया है तो उसके अंदर भी ये छवि है कि कोशिश उसकी है, इच्छा है, उसकी चाहत है कि वो भी राजनीति करे, वो भी 2 करोड़ रुपए खर्च करने की हालत में है, करके वो भी जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं जी, जितने पिछले 20 वर्षों के दौरान मुखिया, जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख बने हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है ही, स्पेस नहीं मिल रहा था। मतलब ये तमाम तीनों पॉलिटिकल पार्टी 1 से 2% लोगों को भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल, जो आ रहे हैं सो आ रहे हैं, नहीं तो फिर बाप को दिए टिकट था, बेटा को टिकट देने की तैयारी। जो प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में सिर्फ 1400 ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों से विधायक या मंत्री हैं पिछले 30-35 साल का, उन्होंने डेटा दिया। तो एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि जो मैंने कहा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप बिहार में बढ़े हैं, साबित होना तो कोर्ट का काम है कि कोर्ट में चीजें साबित होंगी कोई भ्रष्टाचारी है या नहीं है। लेकिन जो आरोप है और जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, और जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, बिहार सरकार का ईओडब्ल्यू उस पर छापेमारी कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि कोई मतलब कि सिर्फ आरोप तक चीजें सीमित है। अगर किसी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ करोड़ों रुपए के कागजात मिल रहे हैं, कैश मिल रहे हैं, कैश जला दे रहा है वो, ठीक है, घर में, और रात भर में नहीं जला पा रहा है, और ये ईओयू अगर आप लिख रहा है, ठीक है, या इन आरोपों को, तो ये तो आरोप जनता के बीच बहुत स्पष्टता से जा रहा है। आप एजुकेशन को कवर करते हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षक आपके पास ही आते होंगे फरियाद लेकर के कि भाई हमें पोस्टिंग के नाम पे क्या गोरख धंधा चल रहा है। हाँ। ये तो सर्वज्ञात बात है ना कि भाई अगर आपको अच्छी पोस्टिंग चाहिए तो उसमें क्या खेल होता है। तो ये जो पूरी जो एक व्यवस्था जो उत्पन्न हुई, और जो खास तौर पे मुझे लगता है पिछले 10 साल में, 2015 के बाद नीतीश कुमार का जो स्वर्णिम काल था 2005 से 2010, या 2010 से 2012-13 भी मानिए, उस काल के बाद जिस तरीके से उनकी फिसलन शुरू हुई है नीतीश जी की, ठीक है, और जो बाकी जो 2 चीजें हमने कही उसके परिप्रेक्ष्य में क्या मतलब, मैम जी देखिए, वो तो सारी चीजें हैं। एक मिनट मैम जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। वो तमाम चीजें हैं,
जो नीतीश के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ भी है। तो वो सारी चीजें को एक्सप्लॉइट करने में, मतलब वोट में तब्दील करने में पीके आपको कहीं से कामयाब होते हुए दिख रहे हैं क्या? देखिए संतोष जी, राजनीति में 3 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि आपके पास एक बड़ा काडर बेस होना चाहिए, ठीक है। बड़ा काडर बेस होना चाहिए जो इस केपेबल हो, जिसकी गांव-गांव तक पहुंच हो। एक बात, अगर बिहार की 3 जो बड़ी पार्टियां हैं, तीनों के पास वो चीजें हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो या जेडीयू हो। समता पार्टी काल से ही जेडीयू के पास एक काडर बेस रहा है बिहार के अलग अलग जगहों पे। एक चीज है, तो पीके ने कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो ग्रुप बनाना, जो आपने कहा कि जिला परिषद के सदस्य हो गए, मुखिया हो गए, ठीक है, इस तरीके के लोगों को जोड़ के, ठीक है, इस तरीके के लोगों को जोड़ के उन्होंने एक काडर बेस तो बना लिया, ठीक है। लेकिन काडर बेस बना है, वो वोट में कन्वर्ट करना 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। एक, हवा आपकी कितनी है, ठीक है, और आपके जो मुद्दे हैं वो जनता से कितने कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है, और जाति के चक्रव्यूह को आप कितना तोड़ पा रहे हैं। ये 3 चीजों पे चीजें डिपेंड करेंगी, ठीक है। काडर है प्रशांत किशोर के पास, आप जाएंगे तो हर पंचायत में हर नहीं जी, हम कंक्लूड करना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पीके फैक्टर मजबूती से दिख रहा है ग्राउंड पर, और इसका असर किसको पड़ेगा चलते चलते? देखिए, मैं कहूंगा उनके मुद्दे दिख रहे हैं, ठीक है। फैक्टर से ज्यादा मैं कहूंगा उनके मुद्दे अब ग्राउंड पे दिख रहे हैं, ठीक है। वो जो मुद्दे उठा रहे, देखिए हुआ क्या कि जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन 2010-11 में हुआ, ठीक है, तो मुद्दे जो अन्ना हजारे ने उठाए वो ग्राउंड पे दिखे, उसका फायदा नरेंद्र मोदी जी को हो गया, ठीक है। जो उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में जाएंगे, और जिस तरीके से कि काला धन वापस लाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम है, ये सब जो उन्होंने किया, तो जो माहौल था, जो मुद्दे उठाए थे अन्ना हजारे के आंदोलन के जरिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने 2010-11 में, वो मुद्दे दूसरे ने कैच कर लिया, जिसके पास काडर था, जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके पॉलिटिकल। तो प्रशांत किशोर के मुद्दे जमीन पर बिल्कुल नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब उनका जो काडर है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितना कैपेबल है उन मुद्दों को कैच करने में, ये आने वाले चुनाव बता देगा, ठीक है। या उन मुद्दों, या बिहार की राजनीति ट्राइपोलर हो जाएगी और तेजस्वी यादव 33-34% वोट ला करके चुनाव जीत जाएंगे। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए जो मुद्दे हैं वो ग्राउंड पे आ चुके हैं। इन मुद्दों से आज के डेट में बिहार का एक बड़ा तबका एसोसिएट कर रहा है। जो नीतीश कुमार कहते थे बिजली फ्री नहीं रहेगा, ठीक है, वो नीतीश कुमार अगर फ्री बिजली देने को मजबूर है, तो एक तरीके से तो आप वोट को ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बिजली फ्री क्योंकि सब कुछ फ्री कर दिए भाई, वो तो भाई ऐसा खजाना तो कभी नहीं खोले थे। हाँ, अब मतलब लास्ट सवाल यही होगा कि फिलहाल जो राजनीतिक सिनेरियो आपको दिख रहा है, क्या लग रहा है, किस करवट लेगा राजनीति? बिहार की राजनीति मुझे लगता है कि एनडीए और इंडिया के बियॉन्ड देख रही है खुद को। बिहार में एक बड़ा क्लास उत्पन्न हुआ है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अब मुद्दों की बात कर रहा है। अभी तक वो मुद्दों की बात कर रहा है, आखिरी 2 दिन वो जात पे फिर चला जाए, लालू के भय की वजह से फिर यूनाइट हो जाए, जैसे 2020 के दूसरे और तीसरे चरण में मिथिलांचल और सीमांचल के इलाके में हुआ था, तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन बिहार में मुद्दों की बात है, उसका कारण है ना, 4 से 5 लाख शिक्षकों की ही बहाली हुई, अब 55,000-60,000 रुपए लोगों को मिल रहा है, ठीक है, तो कमाने खाने की तो समस्या दूर हो गई, ठीक है। तो अब मुद्दा की बात शुरू हो गई है। लोग गांव से अब जुड़ गए, ठीक है। तो अब जब पेट भरा होता है ना, तो मुद्दे नजर आते हैं कि हमें आगे क्या सोचना है। तो बिहार में एक वर्ग है जो आगे सोच रहा है, तो खेल हो सकता है। चलिए, धन्यवाद जी, खेल होगा मयंक जी। ओके, बाय, धन्यवाद। ये हमारे साथ दिल्ली से मयंक थे। मतलब खेला हो गए, मुद्दों की बात अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। अब उस मुद्दों को
कौन सी पॉलिटिकल पार्टी भुना पाती है, क्योंकि बिहार में जो सामने पॉलिटिकल पार्टी दिख रही है उसमें ना वो लीडरशिप क्षमता है उसके लीडर में, ना वो तेज अब रहा। मतलब चुनाव मुखिया के पैटर्न पर होगा, जो जैसा उम्मीदवार खड़े करेंगे सीट उनकी झोली में जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, ये तो है कि आज संजय जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, सब के सब ओपन फील्ड पर मीडिया से बात करने से तो घबराना नहीं शुरू कर दिया। आनंद मोहन का देखे ही प्रशांत किशोर की बात हुई तो हाथ जोड़ी, ना उनकी कोई बात मत करिए। मतलब जिस अभिनेता से आप बात करिए और प्रशांत किशोर का नाम लीजिए तो जैसे लगता है कि उसके दिलो दिमाग में एक अलग तरीके का भय दिखने लगता है। इतना बदलाव तो उसने कर दिया है। अब ये बात वोट पर तब्दील हो जाए तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय हो गया बिहार की राजनीति में कि 2025 में बिहार की पूरी खजाना नीतीश जरूर खोल दिए हैं, लेकिन उस खजाने का असर वोट पर दिखेगा कहना बहुत मुश्किल है। चलिए इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी मुद्दों के सहारे हम सियासत को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।